आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो हम जैसे जानते हैं कि हमने स्टैटिक पार्ट का शुरू किया था कई सारे टॉपिक्स का, और हमने इकोनॉमिक्स को कवर कर लिया है। तो इस लेक्चर में हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स से फर्स्ट। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जनरल साइंस में हम पहला स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ को बहुत क्लियर करना चाहेंगे। पहला कि ये सिर्फ स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, तो दूसरी चीज है कि यहां पे आप सभी को चीजों को दिमाग पे रखने की जरूरत होगी, और यहाँ पे हम कई सारा छोटा मोटा रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था और मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चंस जो है यहाँ सीधे पूछे जाते हैं, और सेकंड चीज आपको ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्लीज अटेंशन को जारी रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? पहला, अगर मैं मान लेते हैं कि हमें मेजर करना है या मापना है किसी चीज को। ठीक है, किस चीज के लिए? ये स्पेसिफाई करने के लिए कि उसकी क्वांटिटी असल में कितनी है। ठीक है, तो अगर हमें स्पेसिफाई करना है इसे, तो हम इन्हें किस टर्म में मेजर करेंगे? जैसे कि मैं और आप यहां खड़े हुए हैं। ठीक है, और हम फिर देखते हैं कि यहां पे टेबल है और उसके ऊपर एक जार रखा हुआ है और उस जार में कुछ पानी है। ठीक है, तो यहां पे पानी है। ठीक है, तो मैं और आप यहां पे खड़े हुए हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि यहां पे कितना पानी है और क्या इसमें पानी है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि कितना पानी है यहां पे, हाउ मच वाटर इज देयर। ठीक है, ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये चीज? क्या आप बता सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं काबिल हूं, मैं बता सकता हूं। कैसे? क्यों हम यहां पे लीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कहें गैलन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए तो हम इसका इस्तेमाल करके हम यहां पे मेजर कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हमने मेजर किया 40 लीटर्स वाटर। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ये जो है 30 गैलन्स वाटर है। ठीक है, तो ये सिर्फ उदाहरण है। तो आप मुझे आराम से नहीं कह सकते हो कि ये 40 लीटर है या 30 गैलन्स है। क्यों? क्योंकि आपने एक यूनिट का इस्तेमाल किया है। जो लीटर और गैलन है ये यूनिट है मेजर करने के लिए वाटर की क्वांटिटी के लिए। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारे पास कई सारी यूनिट्स हैं कई सारी चीजों को मेजर करने के लिए। ठीक है, जिससे हम घिरे हुए हैं और हमें जरूरत होती है इनकी एक सर्टेन पीरियड में। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं। फर्स्ट है हमारी एसआई बेस्ड यूनिट्स। तो एसआई बेस्ड क्या होती है? एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो एसआई जो है वो स्टैंड होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट के लिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन का आता है आपके एग्जाम में कि एसआई का क्या मतलब हुआ, तो आपको क्या बताना है? ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें
SI बेस्ड यूनिट्स की, तो ये होती हैं आपकी 7, टोटल 7 इन नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर हुआ 7। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, तो जो पहली यूनिट है वो है लेंथ। लेंथ जो है उसे हम हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा जो घर है वो यहां पे है और आपका घर यहां पे है। ठीक है, और यहां पे डिस्टेंस है हम दोनों के घर के बीच में, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप यहां आ सकते हो और कब आ सकते हो, कितना डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा? ठीक है, तो आप कैसे बताओगे ये चीज? तो आप कह सकते हो कि ये 7 किलोमीटर है। ठीक है, यहां पे जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर का है, और आप कह सकते हो कि ये सिर्फ 300 मीटर्स है। ठीक है, तो हमारे घरों के बीच में कितना डिस्टेंस है? इतना। ठीक है, और हमें किस टर्म से मेजर कर रहे हैं? मीटर में। ठीक है, तो ये है फर्स्ट मेजरमेंट। ठीक है, ठीक वैसे ही सेकंड है हमारा टाइम, जो मेजर होता है सेकंड्स में। अगर मैं और आप मिले हैं किसी भी मीटिंग या एग्जामिनेशन से पहले, और हम सिर्फ मिल रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पे हम दोनों मिले हैं, ठीक है, और हम एग्जाम के लिए आए हुए हैं, ठीक है, और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि क्या टाइम है और कितना टाइम बचा है। ठीक है, तो आपने मुझे बोला कि यहां पे सिर्फ 30 सेकंड्स बची हैं एग्जाम खत्म होने में, शुरू होने में। ठीक है, तो कौन सी यूनिट आपने यूज की? यहां पे आपने सेकंड्स में मेजर किया। ठीक है, और हम इसे मिनट्स में भी मेजर करते हैं, लेकिन जब हम एसआई यूनिट्स की बात करते हैं तो ये से हम हमेशा, और ठीक है, मीटर भी किलोमीटर में इस्तेमाल होता है आपका कई बार। ठीक है, तो हम लोग यहां पे एसआई में सिर्फ मीटर इस्तेमाल करते हैं और सेकंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मास का। तो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। ठीक है, तो यहां पे 2 लोग हैं, मैं और आप, और मैं आपसे पूछता हूं, मेरा वेट है 75 केजीज, आपका वेट कितना है? ठीक है, आपने बोला कि मैं बस 65 केजीज का हूं। ठीक है, तो हमने किस टर्म्स में मेजर किया ऐसे? केजी फॉर्मेशन में, किलोग्राम फॉर्मेशन में। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम मेजर करते हैं एम्पेयर में। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं और आप फिर से खड़े हुए हैं किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच या फिर लैंप के आगे, और मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम होता है, और आपने मुझे बोला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पेयर का करंट जो है वो कंज्यूम होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, तो आपने किस टर्म में इसे मेजर किया? आपने इसे एम्पेयर में मेजर किया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास है लुमिनस। लुमिनस को हम मेजर करते हैं कैंडेला में, और इसका मतलब होता है हमारा लाइटिंग कैपेसिटी। लुमिनस मतलब लाइटिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसकी मेजर यूनिट है कैंडेला। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास 2 सोर्सेस हैं, ए और बी, ए के पास जो है पावर वो है 10 कैंडेलास की, TCA या CD, और वहीं बी के पास है 20 CD की। तो क्योंकि यहां पे जो लुमिनस का मतलब है वो लाइटिंग कैपेसिटी है, तो इसको देखने के बाद हम कह सकते हैं जो बी है उसके पास ज्यादा लाइटिंग कैपेसिटी है ए के मुकाबले। ठीक है, तो जब आप दोनों को स्विच ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बी है वो ज्यादा चमक रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, उसे हम मेजर करते हैं केल्विन में,
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में। ठीक है, तो ये थी 7 SI बेस्ड यूनिट्स, और मैं आपको 15 सेकेंड्स प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, इन्हें नोट डाउन करने के लिए टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, टाइम्स अप। तो अब हम आगे जाते हैं। तो अब हमारे पास है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एसआई ड्राइव बेस। ठीक है, तो बेसिकली ये थी बेस यूनिट, और ये 7 है नंबर्स में। ठीक है, और अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है एसआई ड्राइव बेस, जो कि है 22 इन नंबर्स। तो ये है 22 इन नंबर्स, लेकिन इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ 14 यूनिट्स को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 14 मेन यूनिट्स हैं। ठीक है, पहला है फोर्स। फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं मेरे पास, और ये मैंने अप्लाई की है फोर्स किसी भी ब्लॉक पे। ठीक है, और मैंने फोर्स अप्लाई किया इस पे, जो कि है आपका लगभग 10 kg का। तो मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कितनी फोर्स इस पे लगानी पड़ेगी, या मैंने कितनी लगाई है? तो आप बोलते हो कि हाँ, आपने इस पे 10 न्यूटन लगाई है। हालांकि उदाहरण है। ठीक है, तो किस यूनिट में आपने मेजर किया इसको? न्यूटन्स में। ठीक है, ओके। ठीक वैसे ही अगर हम आगे बढ़े, हमारे पास है प्रेशर। ठीक है, तो फिर से ये आपका एक साइंटिफिक प्रेशर है, मेंटल प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे पर्सनली मत लीजिएगा। ठीक है, ये हमसे बात कर रहे हैं फिजिकल प्रेशर की या फिर साइंटिफिक प्रेशर की, तो इसे पर्सनली ना लीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रेशर की। जैसे कि ये आपका कंटेनर है जिसमें कई सारा लिक्विड है या वाटर है। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को याद रखें तो मैंने आपको बोला भी था, जो वाटर है वो बाउंड्रीज पे प्रेशर लगाता है कंटेनर की। ठीक है, ओके। तो बाउंड्रीज जो है उस पर प्रेशर है लिक्विड के ऐसे। तो मैं आपसे पूछूं, हमारे पास 30 लीटर वाटर है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितना प्रेशर जो बाउंड्रीज हैं उन पे लग रहा होगा? तो आप मुझे बोल सकते हो कि हाँ, लगभग 20 पास्कल का प्रेशर जो है इस पे लग रहा है। ठीक है, या ये वाटर जो है ये इस पे इतना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो जो पास्कल है उसको हमने इस्तेमाल किया है मेजर करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बेसिकली ये आपका कनेक्टेड होता है साउंड से। ठीक है, मेनली हम इसे साउंड से कनेक्ट मानते हैं, और जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कैपेसिटी है ह्यूमन ईयर की साउंड को हियर रखने की, वो होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज। और ये क्या है हमारी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो हम ये जानते हैं कि 20 से 20,000 के बीच में हम चीजों को या वॉइसेस को सुन सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वजह से। ऑलराइट, और हम इसे मेजर करते हैं हर्ट्ज में। ऑलराइट, तो ऐसा ड्राइव यूनिट जो है मेजरमेंट की फ्रीक्वेंसी की वो है हर्ट्ज। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास है हीट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बाउल है मिल्क की, जिसे हमने गैस पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि कुछ समय पश्चात ये कितना गर्म है, तो आपने मुझे बोला कि ये सिर्फ 30 जूल जितना गर्म है, या फिर 30 जे आपने दिखा दिया। तो आपने किस में मेजर किया इसे? आपने इसे मेजर किया जूल फॉर्म में। ठीक है, ठीक वैसे ही पावर की हम बात करें तो पावर को हम मेजर करते हैं वॉट्स में। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर करते हैं कॉलम में। ठीक है, और ये मेन चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे डिफरेंस होता है
इलेक्ट्रिक करंट में और इलेक्ट्रिक चार्ज में इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, कि क्या इलेक्ट्रिक करंट है और क्या आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो होता है आपका एनी चार्ज जो कि कैटेगराइज्ड है आपका पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ठीक है, कोई भी चार्ज जो कि कैरेक्टराइज्ड है आपका पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप इसे यहां के द्वारा कह सकते हैं कि ये आपका चार्ज पार्टिकल है, तो ये आपका पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो वहीं पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो बेसिकली फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो आप कह सकते हैं कि जब ये जो चार्ज है शुरू कर देता है आपका फ्लो करना, तो इसे हम कह देते हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट है एम्पेयर। ठीक है, जो वहीं पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी यूनिट है कोलम। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेस यूनिट का पार्ट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ड्राइव्ड यूनिट का पार्ट है। उसके बाद है कि चार्ज को किसने डिवाइड किया, पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो उसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वो इंसान था जिसने इसको डिवाइड किया था पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, उसे हम ओम्स में मेजर करते हैं, कंडक्टेंस को सीमेंस में, कैपेसिटेंस को फराड में, इंडक्टेंस को हेनरी में, मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला और रेडियो एक्टिविटी को हम बैक्यूरेल्स में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये पॉइंट्स क्या थे। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ऑलराइट, तो यदि हम बात करें रेडियो एक्टिविटी की, तो ये होता है अनस्टेबल एटम जो कि स्टार्ट कर देता है रेडिएटिंग अल्फा पार्टिकल्स को, बीटा पार्टिकल्स को और गामा पार्टिकल्स को, और गामा रेज भी आप इन्हें कह सकते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबलाइजेशन के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है रेडियो एक्टिविटी का। तो यहां पे अनस्टेबल एटम होता है जो कि रेडिएट करता है, तो मान लेते हैं ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये रेडिएट करेगा अल्फा को, बीटा को, गामा को, ताकि ये स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। और लास्ट प्रोडक्ट है, और इस सब के बाद वो होता है हमारा लेड। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को लिख लीजिए। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास है, अगर हम आगे जाते हैं, हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट्स और जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कई सारी चीजों में। पहला है बैरोमीटर, जिसे हम हाई प्रेशर के लिए मेजर करते हैं। अमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, बोलोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। ठीक है, हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल हम
ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और गैस के लिए करते हैं। लैक्टोमीटर का इस्तेमाल हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क के लिए करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा लैक्टिक एसिड वो फाउंड होता है या मिलता है किसके अंदर, मिल्क के अंदर। ऑलराइट, तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। बैरोमीटर हाई प्रेशर के लिए, मीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, बोलोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स के लिए, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और गैस के लिए, लैक्टोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क के लिए। ठीक है, उसके बाद ग्राफोमीटर की हम बात करें तो उसको हम एंगल्स के लिए यूज करते हैं। अनीमोमीटर का हम विंड फोर्स के लिए करते हैं। विंड फोर्स की हम बात करें अगर, तो हमारे पास दो आइटम्स होते हैं यहां पे। एक होता है विंड वेन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अनीमोमीटर। ठीक है, और लोग आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, तो जो विंड वेन है उसको हम बेसिकली यूज करते हैं टू मेजर डायरेक्शन, दिशा मेजर करने के लिए। ठीक है, विंड्स की दिशा मेजर करने के लिए, किस डायरेक्शन में जो विंड्स है वो बह रही हैं। अनीमोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं विंड फोर्स मेजर करने के लिए, या फिर कहें विंड की वेलोसिटी के लिए। ठीक है, ऑलराइट, तो याद रखिएगा इन दोनों डिफरेंस को। तो विंड वेन जो है वो डायरेक्शन को मेजर करता है। ठीक है, अनीमोमीटर जो है वो मेजर करता है विंड वेलोसिटी को और फोर्स को। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास है अल्टीमीटर जो कि अल्टीट्यूड को मेजर करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए मेजर करता है। कैलिपर डिस्टेंस को मेजर करता है और कैथोडोमीटर वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, ग्राफोमीटर एंगल्स के लिए, एनीमोमीटर विंड फोर्स के लिए, अल्टीमीटर अल्टीट्यूड के लिए, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, कैलिपर डिस्टेंस के लिए, कैथोडोमीटर वर्टिकल डिस्टेंस के लिए। इसके बाद हम अदर्स की तरफ जाएंगे तो हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट और यूजेस। तो पहला है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास कुछ इस प्रकार का यंत्र होता है और उसके बाद ये बादलों की तरफ देख रहे होते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बेसिकली यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोप का। ठीक वैसे ही आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो कि कुछ इस प्रकार के यंत्र से कुछ इस प्रकार की चीजें देख रहे होते हैं। तो ये होता है आपका माइक्रोस्कोप, जिसका इस्तेमाल हम इनविजिबल या फिर छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए करते हैं जिन्हें हम आमतौर पे नहीं देख सकते। ठीक है, ऑलराइट, और आप कह सकते हैं कि अगर ये सबमरीन है, पेरिस्कोप की हम बात करते हैं हम तो, ठीक है, और ये यहां पे पानी है, वाटर है, तो ये होगा आपका पेरिस्कोप। क्योंकि जो सबमरीन है वो वाटर में सबमर्ज होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, तो इसीलिए पेरिस्कोप इस्तेमाल करती हैं ताकि ऊपर की चीजों को देख सके कि ऊपर क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद है स्टेथोस्कोप, जिसका हम इंटरनल साउंड ऑफ एनिमल और ह्यूमन बॉडी सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग हॉलो ऑर्गन के या ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैलिडोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग ग्लास मिरर्स और प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैटर्न्स के लिए। ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल हम स्क्रीन पे कैथोड रेज ट्यूब डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास ग्राफ्स। फर्स्ट ग्राफ है सिस्मोग्राफ। इसका हम इस्तेमाल करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। ऑलराइट, तो आप सभी ने देखा होगा कि 7.8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था या 6.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि सिस्मोग्राफ की वजह से हम इसे मेजर कर सकते हैं, इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी
उतना ज्यादा या हाई रिस्क का अर्थक्वेक होगा। ठीक है, तो यदि अगर ये सिर्फ 3.8 रिक्टर का है तो ये छोटा है। ठीक है, जब हम इसे कंपेयर करेंगे 7 रिक्टर वाले से। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको इसका आइडिया लग गया होगा। ठीक है, इसके बाद है रेडियोग्राफ, जो कि रेडिएशन को रिकॉर्ड करता है। हेलियोग्राफ, जो कि फ्लैशेस ऑफ सनलाइट से होने वाले सिग्नल्स को मेजर करता है। ओके, अगर आपने केसरी मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि उसमें आपके 2 फोर्ट थे, 2 किले थे कुछ इस प्रकार के, और उसमें यहां पे जो बंदा था, ये इंसान था, और उसकी टीम दूसरे वाले किले में थी। तो उसके लिए वो सूर्य के किरणों का इस्तेमाल कर रहे थे एक दूसरे को मैसेज पास करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और वो यूज कर रहे थे बेसिकली हेलियोग्राफ फॉर्मेशन को। ठीक है, तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हेलियोग्राफ का इस्तेमाल। उसके बाद है क्रैस्कोग्राफ, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करता है। कार्डियोग्राफ फिर जो हार्ट रेट को मेजर करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है लाइट। तो प्रीवियस लेक्चर्स में लाइट का मैंने आपको बताया था कि वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर वेव्स होती है, और उसको रिक्वायर्ड नहीं होता कोई भी मीडियम ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, और यहां पे मेरा मीडियम से क्या तात्पर्य है? मीडियम जो है वो बेसिकली आपका 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर वेव्स है, जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और ये आपका लाई करता है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन के बीच में, और इसकी वेवलेंथ है 3900 से 7800 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने होंगे कि जो कलर ऑफ लाइट है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का वो है रेड। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का है वायलेट, और जो स्टडी है प्रॉस्पेरिटी और बिहेवियर की लाइट के वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वायलेट, स्टडी का नाम हो गया ऑप्टिक्स। ठीक है, टाइम जो लगता है सनलाइट का अर्थ पहुंचने में वो होता है 8 मिनट 20 सेकंड्स। ठीक है, वहीं पे मून लाइट के लिए वो होता है 1 मिनट 3 सेकंड्स। 3D इमेज का हम इस्तेमाल करते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के साथ में, तो वो होता है हमारा हेलोग्राफी। उसके साथ लाइट एक्साइटेशन, और जिसको हम सर्जरीज या प्रिंटर्स में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है लेजर। ठीक है, उसके बाद वो कलर लाइट का जो सबसे ज्यादा कंडक्टिव है फोटोसिंथेसिस में वो है ब्लू कलर। ठीक है, उसके बाद स्टडी जो स्पीड होती है लाइट की वो स्लोअर होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में, अगर हम उसे डिपेंड करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो मान लेते हैं ये यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस है और लाइट यहां से आ रही है, तो लाइट जो है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये निर्भर करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे मीडियम के। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो स्लोअर होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ठीक है, और जितनी कम आपकी वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी लाइट की। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, और यहां पे सॉलिड आइटम है लाइट के रास्ते के बीच में, पाथ में, तो लाइट जो है वो कम स्कैटर होगी। वहीं पे अगर शॉर्ट वेवलेंथ है तो लाइट जो है वो ज्यादा स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, और यदि अगर हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करें इससे, तो रेड जो है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो ये आपकी लीस्ट स्कैटर होती है। ठीक है, या लीस्ट स्कैटर राइट है, और क्योंकि वायलेट की सबसे शॉर्टेस्ट है तो ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होने वाली लाइट फॉर्मेशन है। ठीक है, और जो आपका आसमान है वो नीला क्यों दिखता है? क्योंकि जो आपकी ब्लू लाइट है वो स्कैटर होती है वहां पे। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद हम डिस्पर्सन लाइट की बात करेंगे, तो ये है रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पे कितने कलर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहां पे टोटल 7 कलर्स हैं रेनबो में। तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं और आप इसे याद रख सकते हैं इस फॉर्मेशन से, विबगोर फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, वी का मतलब हुआ वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। ठीक है, उसके बाद हाई टू लो वेवलेंथ क्या होगी हमारी? ये हमारा होता है फ्लो चार्ट उसका। ठीक है, और इसको अगर आप रिवर्स ऑर्डर कर देंगे तो आप समझ जाएंगे। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, विबगोर का रिवर्स ऑर्डर है ये यहां पे। ठीक है, उसके बाद हम साउंड के इफेक्ट्स की बात करें तो डेसिबल जो है ये मेजर करता है लाउडनेस ऑफ साउंड को, कितना ज्यादा लाउड है साउंड आपका। पिच, ये बेसिकली वाइब्रेशन रेट को मेजर करती है जो वोकल फोल्ड्स का होता है। उसके बाद सोनार की हम बात करें, सोनार की फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन रेंज। इसका हम समुद्र की गहराई नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं समुद्र में। ठीक है, जैसे कि ये जहाज है, ये सोनार का इस्तेमाल करेगा ताकि पता चले कि समुद्र की गहराई कितनी है। ठीक है, उसके बाद 70 मीटर्स की हम बात करें, एको सुनने के लिए ये आपका मिनिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 85 डेसिबल्स की, तो ये लास्ट लिमिट है जिसके आगे जाके आप चीजें नहीं सुन सकते, और यदि अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो फिर आप बहरे भी हो सकते हैं। जो एनिमल्स हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं हाई पिच पे, वो होते हैं आपके एलिफेंट्स, और इसका इस्तेमाल वो करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, साउंड जो है वो 4 गुना ज्यादा तेज ट्रैवल करता है मेटल में हवा के मुकाबले। तो आप लिख सकते हैं जो साउंड है वो फास्ट ट्रैवल करता है मेटल में या सॉलिड में, बेसिकली आप कह सकते हैं। तो साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, यानी इसको रिक्वायर्ड होता है कोई ना कोई पर्टिकुलर मीडियम प्रोपेगेट करने के लिए। वहीं पे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है वो क्रॉस करता है साउंड बैरियर्स को, वो रिजल्ट करता है सोनिक बूम में। तो जब भी आपने किसी भी जेट को देखा होगा, जैसे मान लेते हैं ये कोई जेट है, तो आपने देखा होगा इसके आसपास कोई ना कोई शील्ड ऐसी बनी होती है। ठीक है, या उसके पीछे जरूर बनी होती है। ये जो शील्ड है ये होता है आपका सोनिक बूम। तो जब भी कोई फाइटर जेट या सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट क्रॉस करेगा साउंड बैरियर्स को, वो हमेशा सोनिक बूम बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने स्टैटिक पार्ट जो था फिजिक्स का उसे कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिस्ट्री का स्टैटिक पार्ट देखेंगे। तब तक आप इन सभी फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए जो हमने यहाँ पे सीखे हैं। ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो इस लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।